हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में एंटेरियर पिट्यूटरी देखने के बाद आज हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एनाटॉमी और उसके फिजियोलॉजी यानी उससे हार्मोन जो रिलीज हो रहे होते हैं, उस रिलीज हार्मोन का क्या मैकेनिज्म है, फंक्शंस कैसे, यानी वो हार्मोन जो रिलीज होते हैं, चाहे वो एंटेरियर पिट्यूटरी की जब हम बात कर रहे थे तो उस वक्त डिस्कस किए थे। अब हम लोग जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डिस्कस कर रहे होंगे तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनके एक्शंस क्या क्या हैं, यानी वो कहाँ पे बॉडी किस पार्ट्स में जाकर के किस तरीके से बिहेव करते हैं और किस एक्शंस को शो करते हैं, आज के लेक्चर में बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत पसंद आने वाला है। तो पहले आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और स्टार्ट करते हैं कॉपी पेन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब हम लोग जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को इनिशियल कंडीशंस में देखे थे उस वक्त हम लोग को याद है वो एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी सिर्फ जब पिट्यूटरी ग्लैंड की बात किए थे उस वक्त हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी यानी हाइपोथैलेमस से यहाँ पे ये एंटेरियर पिट्यूटरी का रिलेशन, और ये हाईलाइटेड कलर जो हमको पोर्शंस दिख रहा है ये हमारा क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब इसमें थोड़ा और स्पेसिफिक देखें तो जब ये हमारा येलो वाला पोर्शन है ये हमारा क्या है? हाइपोथैलेमस। ये येलो वाला पोर्शन क्या है? हाइपोथैलेमस। इस येलो वाले पोर्शन में और थोड़ा डिटेल तरीके से देखते हैं तो हमको दो न्यूक्लियस एरिया दिखता है। क्या है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। दो एरिया स्पेसिफिक जो कि रिक्वायर्ड है, इसलिए हम इस चीज को अच्छे से देख रहे हैं। क्या है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। अब यहाँ से दो नर्व ट्रैक्स निकल रहे हैं। ये किसको क्या कहते हैं? तो बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम लोग को समझना है कि हाइपोथैलेमस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलेशन मेंटेन करवाने में जो हेल्प कर रहा होता है वो क्या है? हमारा हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट। बेसिकली ये ट्रैक्ट जो हम लोग को दिख रहा है, ये ट्रैक्ट, हाँ, ये हाइपोथैलेमस से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहा है ये ट्रैक्ट क्या है? बेसिकली एक नर्व ट्रैक्ट है, हाँ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल नर्व ट्रैक्ट। और कंक्लूड करें, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस किस में मिल रहा होता है? ये हाइपोथैलेमस में। और यहां से हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलेशन मेंटेन कौन करवा रहा है? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट। ये चीज क्लियर। अब हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक पे आ जाते हैं, अब हम लोग थोड़ा डिटेल में आ जाते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स रिलीज क्या क्या होते हैं। तो हम लोग को दो हार्मोन्स यहाँ से दिख रहे होते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको एडीएच कहते हैं या वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, और दूसरा क्या है? ऑक्सीटोसिन। सोर्स ऑफ सिक्रेशन क्या है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट सिंथेसाइज हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट करके अभी रख लें। हाँ, क्या ये एकदम हाईलाइट करने वाला ये चीज है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट सिंथेसाइज हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने आप में कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता है। ये हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हम लोग को दिख रहा है ये हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता है। क्या करता है? तो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस, यानी जिस हाइपोथैलेमस की हम लोग बार बार यहाँ से बात कर रहे हैं कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये दोनों चीजें हमारा हाइपोथैलेमस में होता है। इसी हाइपोथैलेमस की बात है कि हाइपोथैलेमस हार्मोन को सिंथेसाइज करता है लेकिन ब्लड में रिलीज करवा रहा होता है कौन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ADH and oxytocin are synthesized in the hypothalamus. ADH synthesized mainly in the supraoptic nucleus and oxytocin mainly synthesized in the paraventricular nucleus. सिंपल सी बात, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस कहाँ पे हो रहा होता है? हाइपोथैलेमस में, और ये भी हाइपोथैलेमस में ही है। यानी दोनों चीजें, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस की बात कर ले या पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस की बात कर ले, ये दोनों चीजें हाइपोथैलेमस में ही है। अब कहें कि हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है, यानी एडीएच और एडीएच की बात कर ले या ऑक्सीटोसिन की बात कर ले, ये दोनों चीजें सिंथेसाइज होती है हाइपोथैलेमस में, लेकिन पहुंचता कहां है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। देन आफ्टर यहां से रिलीज होकर कहां पहुंचता है? ब्लड सर्कुलेशन में, और ब्लड के बाद फिर अपने टारगेट साइट पे। ओके, ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया। अब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है? हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाया द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट। फिर से आ जाते हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी हाइपोथैलेमस से यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ हार्मोन का, चाहे वो एडीएच की बात कर ले या ऑक्सीटोसिन की बात कर ले, ये हार्मोन सिंथेसाइज हो गया। अब ये पहुंचता कैसे है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में? तो इसी ट्रैक्ट की मदद से, यानी हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल नर्व ट्रैक्ट, ये जो ट्रैक्ट हमको दिख रहा है, इसी ट्रैक्ट की मदद से कहाँ पहुंचता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में।
ट्रांसपोर्ट अकर्स थ्रू नर्व फाइबर्स, एक्सोनिक फ्लो। सिंपल सी बात है कि न्यूरोफाइसिन प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस हार्मोन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, पर हमें ये याद रखना होगा कि हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो आ रहे होते हैं वो कौन लेके आता है? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। ओके, स्टोरेज एंड रिलीज। Hormones are stored in the nerve endings of the posterior pituitary. Basically, posterior pituitary में जो nerve tract है, basically वहाँ पे nerve endings है, उस nerve endings में क्या होते हैं? Hormones store होते हैं. Nerve impulses from the hypothalamus trigger the release into the blood. यानी nerve के endings पे क्या होता है? हार्मोन का स्टोरेज होता है, यानी नर्व के एंडिंग में यहाँ पे स्टोरेज हुआ. हाइपोथैलेमस जो ये है, ये इंफॉर्मेशन भेजता है कि अब हार्मोन रिलीज करवाओ. फिर यहाँ से क्या होता है? हार्मोन रिलीज होता है और ये कहाँ पहुँचता है? ब्लड में. क्या है? नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम हाइपोथैलेमस ट्रिगर द रिलीज इनटू द ब्लड. यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आगे एक सिंपल सी बात है, अब कुछ नहीं, सिंपल सी बात ये है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स है, चाहे एडीएच की बात कर ले या ऑक्सीटोसिन की बात कर ले, वो सिंथेसाइज कहाँ हुआ? हाइपोथैलेमस में, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस. वहां पे सिंथेसाइज होने के बाद वो पहुंचा कहाँ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर कैसे हो रहा है कि नर्व्स के जो एंडिंग्स होते हैं वहां नर्व एंडिंग पे क्या हार्मोन स्टोर हो गया, हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होकर स्टोर कहाँ हो गया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. अब क्या होगा कि जब हाइपोथैलेमस इंफॉर्मेशन भेजेगा, यानी नर्व इंपल्स भेजेगा, यहां हम लोग को दिख रहा है ना कि नर्व इंपल्स. ओके, यहां नर्व इंपल्स, ये नर्व इंपल्स हाइपोथैलेमस से जब आएगा कि अब हार्मोन रिलीज करना है, तो वो हार्मोन क्या होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ब्लड में रिलीज कर देगा. डक्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. ये बात ध्यान रहे. एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन are also called neurohormones because they are made by neurons and released into circulation. ADH और ऑक्सीटोसिन को हम लोग न्यूरो हार्मोन्स भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन कौन कर रहा है? दे आर मेड बाय न्यूरॉन्स, इनको न्यूरॉन्स बनाते हैं. यहाँ हम लोग को दिख भी रहा था ना, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये बेसिकली न्यूरॉन्स ही होते हैं. ओके, अब आ जाते हैं स्पेसिफिक. क्या? ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन. अब ये हार्मोन हम लोग समझ चुके हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन, क्या क्या? ADH और दूसरा क्या हमारा? ऑक्सीटोसिन. अब हम लोग पहले डिस्कस करते हैं ADH. सोर्स ऑफ सिक्रेशन क्या है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस. कहां से? हाइपोथैलेमस. यानी हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से बनता क्या है? ADH. और वो रिलीज कहां से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से. ऑल्सो सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस. यानी हाइपोथैलेमस जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, वहां पे भी ADH का सिंथेसिस होता है, लेकिन क्या है? स्मॉल अमाउंट में. ट्रांसपोर्ट टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी बाय हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट बाय एक्सोनिक फ्लो. सिंपल सी बात कि वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो आ रहा है, यानी हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस हो गया, सिंथेसिस होने के बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आएगा, किसके मदद से? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट की मदद से. केमिस्ट्री क्या है इसका? ADH इज अ पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमीनो एसिड. यानी प्रोटीन वाला ये हार्मोन है, प्रोटीनियस हार्मोन है, या फिर अमीनो एसिड से बना हुआ ये हार्मोन है. ओके, इसका हाफ लाइफ टाइम क्या है? 18 to 20 मिनट्स. ओके, हाफ लाइफ टाइम कहीं पे लिखा होगा या फिर टी हाफ लिखा हो. सिंपल सी बात कि 18 से 20 मिनट लगेगा उसको मेटाबोलाइज होकर के हाफ होने में, यानी हाफ लाइफ टाइम. सिंपल सी बात, अगर कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है, रिलीज होकर के वो मेटाबोलाइज होकर के अपने 50% वाले लेवल पे आ जाए, और ये 50% वाले लेवल पे आने में जितना टाइम लगेगा वो उस हार्मोन का क्या होगा? हाफ लाइफ टाइम. ठीक इसी तरीके से ADH का हाफ लाइफ टाइम कितना? 18 to 20 मिनट्स. अब एक्शंस क्या है ADH के? ADH काम कैसे करता है? पहले हम लोग को दो इंपॉर्टेंट एक्शंस दिख रहे होते हैं. क्या है? पहला रिटेंशन ऑफ वाटर, दूसरा क्या है? वैसोप्रेशर इफेक्ट. पहला एक्ट्स ऑन किडनी टू रिटेन वाटर. किडनी पे ये एक्ट करता है और वाटर को रिटेन करता है. यानी जो वाटर क्या होता है कि यूरिन में फॉर्मेशन होकर कि यानी यूरिन के थ्रू बॉडी से वेस्ट से बाहर निकल जाता है. ADH आता है और कहता है नहीं, अब वो वाटर बॉडी को चाहिए. यानी वो यूरिन जो फॉर्मेशन हो रहा है, यानी किडनी में जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, उसमें से क्या करता है? वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है, वाटर का रिटेंशन करवाता है. कौन? ADH. इंक्रीजेज फैकल्टेटिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. यानी जब हम लोग रीनल सिस्टम देखेंगे तो उसमें हम लोग को दिखेगा कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी नेफ्रॉन्स का जब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो आप लोगों को DCT दिखेगा, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अलग अलग ट्यूब्यूल्स दिखते हैं. पर ये ADH जाके काम करता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट पे, यानी ये दोनों डक्ट के नाम है जो किडनी में मिलते हैं, वहां पे काम करता है और वाटर क्या? रीअब्जॉर्प्शन करवाता है. यानी बॉडी में अगर वाटर की रिक्वायरमेंट है तो ADH आएगा,
क्या करेगा, यूरिन फॉर्मेशन जो हो रहा था, जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा था, उस वक्त किडनी पे जाके एक्ट करेगा, किडनी के ट्यूब्यूल्स पे जाके एक्ट करेगा, चाहे वो डीसीटी डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करेगा और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा, और वहां से आएगा वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा करके कहां पहुंचा देगा, ब्लड में। और ब्लड से क्या होगा, ब्लड में आ गया तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करवाएगा। बेसिकली जब ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाएगा। यानी एडीएच जब हम लोग देखे थे ना लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन मैकेनिज्म कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, उस वक्त हम लोग एडीएच के एक्शंस को देखे थे। ओके, एब्सेंस ऑफ एडीएच ट्यूब्यूल्स बिकम्स इम्परमिएबल टू वाटर, लार्ज वॉल्यूम टू डाइल्यूट urine is excreted, diluted urine is excreted, condition called diabetes insipidus। सिंपल सी बात, अगर किसी पर्सन के बॉडी में ADH ना हो, एब्सेंस ऑफ ADH अगर नहीं होगा तो पर्सन क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस, यानी वो ऐसे इसको सिंपल से लैंग्वेज में कहे, लेमन लैंग्वेज में, तो वो पर्सन यूरिनेट कर करके परेशान हो जाएगा। क्यों, जो हम लोग नॉर्मली यूरिन करते हैं वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, ऑलरेडी होता है, पर एडीएच की वजह से क्या होता है कि वाटर रीअब्सॉर्ब कर लेता है। अगर एडीएच बॉडी में नहीं होगा, एडीएच काम नहीं करेगा तो वाटर का रिटेंशन नहीं होगा, वाटर का रिटेंशन नहीं होगा तो यूरिन जो पर्सन, यानी जिस पर्सन के बॉडी में एडीएच नहीं होगा उसका यूरिन जो होगा वो कंसंट्रेटेड यूरिन नहीं होगा, डाइल्यूटेड यूरिन होगा, तो बॉडी में दिन भर में वो पानी पीता जाएगा और उसका यूरिन का फॉर्मेशन होता जाएगा, वो परेशान हो जाएगा और उस कंडीशन को क्या कहेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस। काफी सीरियस कंडीशन है ये। नेक्स्ट हमारा इफेक्ट क्या आता है, वैसोप्रेशर एक्शन। सिंपल सी बात, एक तो वाटर का रिटेंशन करवाया, ब्लड वॉल्यूम को ये बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्या करता है, वैसोप्रेशर इफेक्ट, यानी वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, हम लोग कहीं नोट्स में लिखा हुआ मिल जाता है या फिर किसी बुक में कि एडीएच इज ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। तो एडीएच को वैसोप्रेसिन कब कहते हैं और एंटीडायबिटिक हार्मोन कब कहते हैं? सिंपल सी बात यह है कि इसका वैसोप्रेशर इफेक्ट की वजह से हम लोग इसको वैसोप्रेसिन कहते हैं। क्यों? इन लार्ज अमाउंट एडीएच कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज थ्रू आउट द बॉडी, लीड्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। सिंपल सी बात, नहीं समझ में आ रहा हो तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ सेट करते हैं कि जब एडीएच का सिक्रीशन, एडीएच का ब्लड में अमाउंट नॉर्मल हो, यानी थोड़ा सा सिक्रीशन हो रहा हो, उस वक्त क्या दिखेगा, रिटेंशन ऑफ वाटर। यानी एडीएच नॉर्मल अमाउंट में सिक्रीट हुआ तो क्या होगा, रिटेंशन ऑफ वाटर। एडीएच अगर बड़े अमाउंट में सिक्रीट हो रहा हो, एडीएच का सिक्रीशन ऐसे कहते हैं कि सिक्रीशन इन लार्ज क्वांटिटी, क्या होगा, तो वैसोप्रेशर इफेक्ट दिखेगा। यानी जब एडीएच लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होगा उस वक्त क्या होगा, वैसोप्रेशर इफेक्ट दिखेगा। हायर एडीएच लेवल्स आर रिक्वायर्ड फॉर वैसोप्रेशर इफेक्ट देन फॉर एंटीडायबिटिक इफेक्ट, यानी लेस अमाउंट में एंटीडायबिटिक इफेक्ट दिखता है। अगर एडीएच का वैसोप्रेशर इफेक्ट हमको अगर देखना है कि पूरे आर्टरीज का क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा दे, यहाँ पे ना कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस करवा दे। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए एडीएच को क्या करना हो, बड़े अमाउंट में एडीएच रिलीज होगा, उस वक्त ये दिखेगा वैसोप्रेशर इफेक्ट। रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन, एडीएच सिक्रेट कैसे होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड वॉल्यूम अगर कम है, सिंपल सी बात, बॉडी फ्लूइड किसी सिंपल सी बात कि ब्लड वॉल्यूम अगर कम है एडीएच का सिक्रेशन होगा। कैसे, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, एडीएच का सिक्रेशन करवाएगा, एडीएच रिलीज होगा। ये इसके भी अलग अलग कंडीशंस हैं। हम लोग जब ये एडीएच सिक्रेशन कैसे होता है और डिटेल तरीके से समझना है तो आप लोग लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन मैकेनिज्म को समझिए। इसका लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट हार्मोन हमारा क्या है, ऑक्सीटोसिन। सोर्स ऑफ सिक्रेशन क्या है, सिक्रेटेड मेनली बाय पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, यानी इसका भी सिक्रेशन सिंथेसिस जो हो रहा होगा वो कहाँ से होगा, हाइपोथैलेमस से। ऑल्सो सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, यानी कुछ छोटे से अमाउंट में सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से भी इसका सिंथेसिस हो रहा होगा। ट्रांसपोर्टेड टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी बाय हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। सिंपल सी बात कि ये भी क्या है कि यहाँ पे हम लोग दिख रहा है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट, यानी ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन हो रहा है हाइपोथैलेमस में, पहुंचेगा फिर यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी वो नर्व एंड्स में रहेगा। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, आ जाते हैं स्पेसिफिक, कहाँ गया, stored in the nerve endings of the posterior pituitary and released into the blood upon stimulation, यानी ऑक्सीटोसिन की रिलीज का स्टिमुलेशन जब आएगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो ऑक्सीटोसिन स्टोर किया हुआ था, हाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो स्टोर्ड है वो क्या होगा, रिलीज होगा ब्लड में। सिक्रेटेड इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है।
केमिस्ट्री एंड हाफ लाइफ टाइम, ऑक्सीटोसिन इज पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, यानी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन यानी प्रोटीन हार्मोन जिसको कहते थे, वो हार्मोन है विथ 9 अमीनो एसिड्स, 9 अमीनो एसिड से बना हुआ है। ऑक्सीटोसिन का हाफ लाइफ टाइम कितना है? 6 मिनट। अब एक्शंस इन फीमेल पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सिक्रेटेड इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, यानी मेल में भी ये होता है और फीमेल में भी होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये फीमेल में किस तरीके से एक्ट करता है ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें फीमेल में भी कुछ अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करता है, जिसमें एक्शन ऑन मेमोरी ग्लैंड्स देखने वाले हैं, यानी ऑक्सीटोसिन फीमेल के मेमोरी ग्लैंड्स पे किस तरीके से काम करता है। कॉज इजेक्शन ऑफ मिल्क सिक्रेटेड बाय मायोएपिथेलियल सेल्स अराउंड डक्ट्स, इनिशिएट मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, लेट डाउन रिफ्लेक्स। सिंपल सी बात होती क्या है, कहने का मतलब प्रोलैक्टिन की जब हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि प्रोलैक्टिन क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करवाता है, मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, उस वक्त मैंने कभी नहीं कहा कि प्रोलैक्टिन मिल्क का इजेक्शन करवाता है, यानी ब्रेस्ट से यानी मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को बाहर करवाता है, नहीं। वहां पे काम कर रहा होता है कौन? ऑक्सीटोसिन, यानी इजेक्शन ऑफ मिल्क में रोल किसका होता है? ऑक्सीटोसिन का। इनिशिएट मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स जो हम लोग देखने वाले आगे, उसमें ये पार्टिसिपेट कर रहा होता है, एक्चुअली इनिशिएट कर रहा होता है। होता क्या है, यानी रिफ्लेक्स का ये पाथवे क्या है, इन्फेंट क्या होता है, सक करता है, जिससे स्टिमुलेट्स टच रिसेप्टर्स ऑन द निपल। ब्रेस्ट, फीमेल ब्रेस्ट पे जो निपल्स हैं वहां पे क्या होता है, टच रिसेप्टर्स होते हैं और वो स्टिमुलेट होते हैं इन्फेंट के सक करने की वजह से। अब वो क्या होता है कि इम्पल्सेस ट्रेवल टू हाइपोथैलेमस। अब ये जो रिसेप्टर्स है ये कुछ इम्पल्स जनरेट किए, अब ये इम्पल्स कहाँ पहुंचा? हाइपोथैलेमस पे। अब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, स्टिमुलेट ऑक्सीटोसिन रिलीज। हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन को अब क्या करवाएगा, रिलीज करवाएगा। ऑक्सीटोसिन कॉज मिल्क फ्लो फ्रॉम एल्वोलाई टू निपल, यानी हम ऐसे कहें कि ब्रेस्ट में जो मिल्क का प्रोडक्शन हो चुका था वो स्टोर्ड है एल्वोलाई में, अब वो डक्ट सिस्टम के थ्रू, अलग अलग डक्ट सिस्टम के थ्रू क्या होगा, निपल से वो बाहर आएगा। और ये करवा कौन रहा है, हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेशन भेज रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है और ऑक्सीटोसिन आकर के फीमेल ब्रेस्ट पे काम करेगा, यानी एल्वोलाई पे वो काम करेगा और निपल्स के थ्रू क्या होगा, मिल्क को बाहर लाएगा। ओके, अभी थोड़ा इसको हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। होता क्या है, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, इन्फेंट जो है ये फीमेल ब्रेस्ट को सक करता है, ये स्टिमुलेशन जनरेट हुआ, सकलिंग बाय बेबी, स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स इन निपल, यानी यहाँ से स्टिमुलेशन यानी फीमेल ब्रेस्ट पे क्या हुआ कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब ये रिसेप्टर्स स्टिमुलेशन जनरेट किए और वो स्टिमुलेशन कहाँ पहुंचा, नव इम्पल्स पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड में। अब ये स्पाइनल कॉर्ड से क्या हो रहा है आगे, स्पाइनल कॉर्ड से आगे पहुंचा यहाँ पे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस पे। स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन आया बेसिकली हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करवा के, यानी सॉरी सिंथेसिस करवा के ऑलरेडी रखा हुआ है। अब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन आया हाइपोथैलेमस को कि ऑक्सीटोसिन का रिलीज करवाना है। कोई बात नहीं, यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ गया, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक्ट के थ्रू पहुंचा इंफॉर्मेशन कहाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑलरेडी पहुंचा हुआ क्या है, ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ से रिलीज हो गया क्या, ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन आ गया ब्लड में, अब ये ब्लड के मदद से कहाँ पहुंचा, मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड में ये पहुंचा और वहां पे क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन। अब वहां पे कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, यानी ब्रेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जो मिल्क का प्रोडक्शन हो चुका था वो मिल्क अल्टीमेटली मिलेगा किसको, इन्फेंट को। ये क्या था हमारा, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स कोऑर्डिनेटेड बाय ऑक्सीटोसिन। दिस इज अ न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स विथ पॉजिटिव फीडबैक। कहने का मतलब ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है, यानी तब तक रिलीज होता रहेगा। ऐसे इसको ऐसे समझें कि ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये तब तक रिलीज होगा जब तक बेबी का जो स्टमक है फुलफिल अच्छे से ना हो जाए, यानी उसका जो रिक्वायरमेंट है मिल्क की वो फुलफिल ना हो जाए। यानी एक बार स्टिमुलेशन गया फिर क्या हुआ, मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, और ये तब तक मिल्क का प्रोडक्शन करवाएगा, तब तक मिल्क का प्रोडक्शन ये स्टिमुलेशन भेजता रहेगा और तब तक मिल्क का प्रोडक्शन करवाएगा जैसे इसकी मिल्क की रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो जाए। मिल्क की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, ये स्टिमुलेशन भेजना बंद करेगा, यानी सक करना बंद होगा, तो ये सर्कल बंद होगा, नहीं तो ये सर्कल रोटेट होता रहेगा। क्या है हमारा ये पॉजिटिव फीडबैक। पिछले वो कंडीशंस में हम लोग बार बार ज़्यादातर देख रहे थे कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देख रहे थे कि क्या हुआ कि लेवल बढ़ गया ऑक्सीटोसिन या किसी हार्मोन का लेवल बढ़ गया तो वो निगेटिव फीडबैक भेजता है कि अब हार्मोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीटोसिन एक बार आया है, काम करवाया और आता रहेगा, तब तक आएगा जब तक यहाँ से ये स्टिमुलेशन जाना बंद नहीं होगा। स्टिमुलेशन जाना बंद होगा उसके बाद क्या होगा, ये ऑक्सीटोसिन का रिलीज बंद होगा, और ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म।
ओके, तो ऑक्सीटोसिन का एक्शन मेमोरी ग्लैंड्स पे किस तरीके से होता है ये तो हम लोग देखें। अब नेक्स्ट एक्शन हम लोग फीमेल में ही देखते हैं कि यूट्रस पे कैसे होता है। अब यूट्रस में भी स्पेसिफिक प्रेग्नेंट यूट्रस और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की बात करेंगे। तो अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं प्रेग्नेंट यूट्रस की। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिक्रीशन इज इनहिबिटेड बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा होता है उस वक्त ऑक्सीटोसिन रिलीज बिल्कुल नहीं होता। क्या होता है, ऑक्सीटोसिन इनहिबिट हुआ होता है, यानी उस ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। एट टर्म हार्मोन लेवल ड्रॉप ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेज, यानी प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड जब कंप्लीट होता है तो ये हार्मोन्स के लेवल क्या होते हैं, ड्रॉप करते हैं। जब ये ड्रॉप करते हैं तब ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, हेल्प्स फीटल एक्सपल्सन। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इंक्रीजेज नियर टर्म, यूट्रस बिकम्स मोर सेंसिटिव ड्यूरिंग लेबर। होता क्या है, फीटल मूवमेंट डायलेट सर्विक्स, स्टिमुलेट्स रिसेप्टर्स, impulse reaches to hypothalamus, large oxytocin release, enhance labor by positive feedback, also stimulate prostaglandin release, intensify contraction। सिंपल सी बात, ऑक्सीटोसिन हो कैसे रिलीज हो रहा है, तो जब लेबर का टाइम स्टार्ट हो रहा है, फीटल मूवमेंट हुआ तो क्या हुआ, डायलेट होता है सर्विक्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग को सर्विक्स जो देखने को मिल रहा होता है वो सर्विक्स होता है डायलेट। अब वहाँ पे सर्विक्स के डायलेशन से क्या होता है कि स्टिमुलेट रिसेप्टर्स, वहाँ पे जो रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट होते हैं और इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। यानी वहाँ से समझे कि वहाँ पे जो रिसेप्टर्स है, स्ट्रेच रिसेप्टर, यानी वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन यानी चेंजेस जो आ रहे हैं, डायलिटेशन जो हो रहा है सर्विक्स में, इसके वजह से रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है, वहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट हो रहा है और वो नर्व इम्पल्स पहुँचता कहाँ है, हाइपोथैलेमस में। और ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, लार्ज ऑक्सीटोसिन रिलीज। हाइपोथैलेमस की इंफॉर्मेशन मिला कि क्या है, कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है। क्यों, सर्विक्स डायलेट हो चुका है, फीटल मूवमेंट हमको मिल रहा है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाना है। क्या करेगा हाइपोथैलेमस, लार्ज ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा। और तब तक रिलीज करवाएगा जब तक कि लेबर कंप्लीट ना हो जाए, यानी ये डायलेटेशन जो एक बार स्टिमुलेशन भेजना स्टार्ट हुआ तब तक भेजता रहेगा जब तक कि वो लेबर कंप्लीट ना करवा दे। यानी ऑक्सीटोसिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होता है। ऑल्सो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज, यानी ये और क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज को भी स्टिमुलेट कर देता है, जो कॉन्ट्रैक्शन की यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को और स्टिमुलेट करता है। होता क्या है, सिंपल सी बात, इन लेबर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फोर्स द बेबीज हेड इनटू द सर्विक्स, यानी सर्विक्स में क्या किया कि डायलेटेशन करवाया, स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द यूट्राइन सर्विक्स डिटेक्टर। ओके, यूट्रस में जो सर्विक्स है वो क्या होता है, डायलेट हो रहा होता है और वहां पे प्रेजेंट जो रिसेप्टर्स है वो इस चीज को रिसेप्ट करता है, तो वो क्या होता है, नर्व इंपल्स जनरेट करता है। अब ये नर्व इंपल्स पहुंचता है कहाँ, हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल सेंटर। सिंपल सी बात कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंचा, ये नर्व इंपल्स जो जनरेट हुआ वो पहुंचा हाइपोथैलेमस में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब यहाँ दोनों जगह पहुंचा, यानी हाइपोथैलेमस में इन्फॉर्मेशन गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन यानी और रिलीज करवाएगा। यूट्राइन स्मूथ मसल इफेक्टर, यानी वहां पे क्या हुआ कि यूट्राइन स्मूथ मसल्स पे हो जाके एक्ट करता है। स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स द बेबीज हेड फर्दर इनटू द सर्विक्स। क्या होता है कि बेबीज के हेड को और सर्विक्स की ओर पुश कर रहा होता है। स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, इन कॉन्ट्रैक्शन के रेट को बढ़ा देता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है। इनहिबिशन अकर्स आफ्टर डिलीवरी व्हेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नो लॉन्गर डायलेट स्ट्रेच द सर्विक्स, यानी वो जो यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं जब तक ये स्ट्रेच होते रहेंगे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या वो बढ़ाता हुआ जाएगा। ये क्या होगा, एक बार कॉन्ट्रैक्शन, ये स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स द बेबीज हेड फर्दर इनटू द सर्विक्स, और ये इंफॉर्मेशन फिर से यानी और स्टिमुलेशन पॉजिटिव फीडबैक, यानी और इंफॉर्मेशन बार बार ये चीजें जा रही होगी और नए अमाउंट में क्या होगा, ऑक्सीटोसिन लार्ज अमाउंट में यहाँ पे और सिक्रेट हो रहा होगा। और ये कंप्लीट का होगा, तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक लेबर अच्छे से कंप्लीट ना हो जाए, यानी वो पार्चुरेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है, बेबी यूट्रस से जब तक बाहर ना आ जाए तब तक ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और कॉन्ट्रैक्शन करवाता रहेगा। ये चीजें क्या हो रही थी कि ऑक्सीटोसिन जो है प्रेग्नेंट यूट्रस में कैसे काम कर रहा है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में कैसे काम करता है। तो बेसिकली फैसिलिटेट स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ये क्या होता है, वेजाइनल वॉल पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्सीटोसिन के। होता क्या है कि वेजाइनल स्टिमुलेशन ऑक्सीटोसिन रिलीज, यानी वेजाइनल वॉल पे जो रिसेप्टर है वहां पे क्या होता है कि स्टिमुलेशन जनरेट हुआ, नर्व इंपल्स जनरेट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अब वो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टुवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब।
हम लोग को पता है कि वैसे भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब बात करेंगे कि हम लोग देखेंगे यूट्रस में जब फैलोपियन ट्यूब की बात कर लें, इस फैलोपियन ट्यूब में क्या हो, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वगैरह प्रोसेस हो रहा है, तो स्पर्म को रीच करना होता है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में रीच करवाने के लिए क्या होता है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कौन करवा रहा होता है, ऑक्सीटोसिन। और वो स्टिमुलेशन कहाँ से मिला था कि वेजाइनल स्टिमुलेशन की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ था। ईस्ट्रोजन इंक्रीजेज, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेज, यूट्राइन सेंसिटिविटी टू ऑक्सीटोसिन। ईस्ट्रोजन इंक्रीजेज, ईस्ट्रोजन क्या करता है, यूट्राइन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है, और प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज करता है यूट्राइन सेंसिटिविटी टू ऑक्सीटोसिन। यानी जितना ज़्यादा ईस्ट्रोजन होगा वो ऑक्सीटोसिन को और मदद कर रहा होगा। और क्या है, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज कराता है ऑक्सीटोसिन के एक्शंस को, यानी प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ऑक्सीटोसिन अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है। ये तो फीमेल्स की कंडीशन। अब छोटा सा जो हमको इंपैक्ट दिख रहा होता है मेल्स में भी, क्या है, ऑक्सीटोसिन रिलीज ड्यूरिंग इजैकुलेशन। जब स्पर्म रिलीज हो रहा होता है, सीमेन रिलीज हो रहा होता है, उस वक्त क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज इंक्रीजेज ड्यूरिंग इजैकुलेशन। जब इजैकुलेशन हो रहा होता है उस वक्त क्या होता है, ऑक्सीटोसिन इंक्रीज करता है। कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, बेसिकली वास्ट डिफरेंस में सीमेंस वगैरह का जो स्पर्म और सीमेंस को जो बाहर निकालने के लिए वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करा होता है। हेल्प्स स्पर्म रिलीज इनटू यूरेथ्रा, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है। बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है। आई होप आप लोगों को पोस्चर पिट्यूटरी का ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।